नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस के पेपर का आंसर पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से अभी तक हम लोग 2025 के सभी सेट सॉल्व कर चुके हैं कंप्लीटली। फिजिक्स वाला पार्ट सॉल्व करते हैं तो साइंस के फिजिक्स वाला पार्ट कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। 2024 का भी सेट 4 सेट हो चुका है, जिसमें से 5वां सेट आज सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्प पे और क्वेश्चन है पहला। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी याद करना है। वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी नहीं पूछ रहा है, दिया क्या है, सिर्फ फोकस दूरी दिया है हमें। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? देखो, अगर आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे तरीका ये है इसको सॉल्व करने का कि अगर हमें वो 6 केस जो हमें पढ़ाए जाते हैं, उत्तल लेंस के लिए 6 केस, अवतल लेंस के लिए 2 केस, या फिर दर्पण में अवतल दर्पण के लिए 6 केस और उत्तल दर्पण के लिए 2 केस, अगर ये 6 केस आप दिमाग में रखें तो ऐसे क्वेश्चन आपको देख के आंसर कर सकते हैं, इनको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है। तो ध्यान से देखो, सबसे की पॉइंट इस क्वेश्चन का है बराबर आकार का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बराबर आकार का। कभी भी अगर प्रतिबिंब बराबर आकार का होता तो वो एक ही केस में होता था, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है। और उत्तल लेंस दिया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमें दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। अब कह रहा है बराबर आकार का बनता है, तो बराबर आकार के लिए वस्तु कहां पर होना चाहिए, वक्रता केंद्र पर, यानी कि सी पर। ये वस्तु हो गई। और ये होती है दूरी आर, वक्रता त्रिज्या, प्रकाशिक केंद्र से ये दूरी आर होती है। अब ये कितना हो जाएगा, 2f, यानी कि फोकस दूरी का 2 गुना होता है, पढ़ा होगा ये फार्मूला। तो 2 गुणे 10 ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु कहां पे रखेगी, 20 सेंटीमीटर पर। अब या तो अब आप फार्मूला, लेंस वाला फार्मूला लगा के यूज करो, v की वैल्यू निकालो, फिर u प्लस v जोड़ो। एक तो ऑप्शन वो है। लेकिन अगर आपने वो 6 केस याद रखा है वक्रता केंद्र वाला, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, वो केस अगर आपने याद रखा है तो आप सीधा जवाब दे सकते हो। देखा होगा जब वक्रता केंद्र पर रखी होती है वस्तु, तो इधर जो वक्रता केंद्र होता है वहां पर बनता है प्रतिबिंब। तो जो दूरी ये होती है वही दूरी ये होती है। और हमसे पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब की दूरी नहीं पूछ रहा है, वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये दूरी। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। आवर्धन मतलब उसका मैग्निफिकेशन, एम की वैल्यू पूछ रहा है ना। एम इक्वल टू क्या होता है, दर्पण के लिए तो प्लस में होता है वी बाई, नहीं दर्पण के लिए माइनस में होता है, माइनस वी बाई यू। तो ये वैल्यू उत्तल दर्पण के लिए पूछ रहा है ना। उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा आपने देखा होगा कि प्रतिबिंब छोटा बनता है। देखो एम का आवर्धन का मतलब क्या होता है, अगर एम की वैल्यू की बात की होगी, अगर आपने पढ़ी है तो पढ़ा होगा कि एम की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है वस्तु से, अगर एम की वैल्यू 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, अगर एम की वैल्यू 1 से छोटी है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटी बनती है। और उत्तल दर्पण में आपको पता होना चाहिए, कहीं पर भी रखें हम, चाहे अनंत से लेकर ध्रुव तक कहीं भी वस्तु को रखें, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। इसका मतलब आवर्धन हमेशा 1 से कम होना चाहिए, m शुड बी लेस देन 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप आंसर मैच कर लो। बी वाला ऑप्शन सही है, 1 से कम, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता होगी। तो अभिसारी लेंस कौन सा होता है, दो नाम सुने होंगे, एक तो उत्तल लेंस अवतल लेंस, और एक अभिसारी और अपसारी। अभिसारी को बोलते हैं हम उत्तल लेंस, और अपसारी को अवतल लेंस। तो याद रखना है आपको। उसकी फोकस दूरी दी गई है, तो उत्तल लेंस, अभिसारी का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम पॉजिटिव लेते हैं 20 सेंटीमीटर, प्लस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और लेंस की क्षमता कितनी होती है, पी इक्वल टू 1/f। तो 1/f इसमें रखा जाता है, मीटर में रखा जाता है ना। 1/f हम किस में रखते हैं, f को मीटर में रखा जाता है। तो मीटर में करोगे अगर इसको तो 100 से भाग कर दो, 20 डिवाइड बाई 100, ये कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर।
अब रख दो 0.2, एक जीरो बढ़ाओ, दशमलव हटाओ, 2×5 = 10, कितना आ जाएगा? 5 डायोप्टर। अब अगर चाहो तो साइन लगा सकते हो यहाँ पे 5, क्योंकि सब प्लस ही है, फोकस वेरी प्लस में रखा गया है। कितना आ जाएगा? +5 डायोप्टर। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? सी वाला ऑप्शन देखिए ध्यान से, तो +5.0 डी 5 डायोप्टर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है, तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है? तो प्रिज्म में आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा इसको, ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। जिसे हम क्या कहते हैं? विबग्योर। इधर नीचे सबसे बैगनी होता है, सिर्फ 2 कलर हम लिख रहा हूं मैं, नीचे बैगनी और ऊपर। और विचलन क्या होता है? विचलन का मतलब क्या होता है? अगर ये प्रिज्म ना होता, ये आपतित किरण बोलते हैं, इसको निर्गत किरण बोलते हैं। तो अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये सीधी निकल जाती। अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये किरण सीधी निकल जाती, आपतित किरण। प्रिज्म होने के कारण ये किरण जो मुड़ती है, जितना कोण मुड़ती है ना, इसी को हम बोलते हैं विचलन। तो लाल इतना मुड़ी है, उसके बाद सारे कलर अलग अलग एंगल पर डेविएट हुए हैं, विचलित हुए हैं। सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ देख सकते हैं आप? लाल यहाँ से यहाँ गई है, और बैगनी यहाँ से यहाँ, ये ज्यादा एंगल मुड़ी है, यहाँ से यहाँ गई है। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ? बैगनी का। अगर सबसे अच्छा न्यूनतम पूछ रहा है ना, तो न्यूनतम पूछ रहा है तो किसका सबसे कम मुड़ा है? कौन? लाल। अधिकतम पूछता तो बैगनी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से? लाल का विचलन न्यूनतम है। और ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन डी, लास्ट ऑप्शन लाल है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A/2 हो तो उसका प्रतिरोध होगा। कोई पदार्थ दिया है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, और उसकी लंबाई कितनी है? L है, और उसका क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? ये जो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला। और लंबाई कितनी है? L है। तो इसका कह रहा है कि प्रतिरोध कितना है? 4 ओम है। तो R बराबर अगर हम फार्मूले से लगाएं तो क्या क्या होता है? रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। ध्यान से देखिए, एल लंबाई है, ए परिच्छेद क्षेत्रफल है, रो क्या होता है? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ये धातु पर निर्भर करता है, अगर धातु सेम है तो लंबाई कुछ भी हो, क्षेत्रफल कुछ भी हो, रो की वैल्यू नहीं बदलती है। ठीक है, इसीलिए इसमें लिखा है कि इसी पदार्थ के, तो उसका भी रो सेम होगा। एक दूसरा तार लिया गया है, कितना है? 2L लंबाई है, जिसकी जिसकी लंबाई कितना है? 2L है, और परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है? ये A/2 हो गया है। तो इसका हम प्रतिरोध मान लो R डैश, मान R डैश कितना होगा? और ये दिया है हमें 4 ओम, यहाँ पे लिख लेना, ये 4 ओम, रो L बाई ए की वैल्यू 4 ओम दी है। तो R डैश कितना हो जाएगा? रो रो तो सेम रहेगा, जो इसका रो वही इसका रो। लंबाई कितनी हो जा रही है? 2L अपान एरिया कितना हो जा रहा है? A/2। तो 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, काट मत देना इसको। तो ऊपर जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इसको मैं बाहर लिखता हूँ, ध्यान से देखो, मैं कर दे रहा हूँ, R डैश बराबर रो एल एल बाई ए, ऐसे किनारे लिख दिया, और 2 ऊपर गया, गुणा हो गया, इंटू 4, 2 दूनी 4। अब रो एल बाई ए की वैल्यू कितनी है? 4 ओम, ये दी गई है। R डैश बराबर क्या हो जाएगा? रो एल बाई ए की जगह पे 4 रखेंगे, इंटू 4, 4 टू 4 कितना हो जाएगा? 16 ओम। तो जो दूसरा वाला तार है, 2L लंबाई और A/2 परिच्छेद क्षेत्रफल, उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 16 ओम। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, और ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, निम्नलिखित में किसी परिपथ में वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में से पूछ रहा है, तो मैं ऑप्शन पहले लिख देता हूं। ऑप्शन ए है I²R, बी है वी आई, और सी है I R², और डी है V²/R। ठीक है, तो आप देखो, शक्ति के लिए या उत्पन्न ऊष्मा के लिए, इन सब के लिए सेम फार्मूला यही होता है। 3 फार्मूले होते हैं, P बराबर I²R, और ये होता है VI, या फिर IV लिख लो, और ये होता है V²/R। ये 3 फार्मूले होते हैं, चाहे P बराबर I² बाई R। अगर आपको धारा और प्रतिरोध दिया है
तो क्या लगाएंगे, आई स्क्वायर आर लगा देंगे। धारा और विभव दिया है तो आप वी आई लगा लेंगे, और विभव और प्रतिरोध दिया है तो वी स्क्वायर बटे आर लगा लेंगे। तो ये आप तीनों में से कोई फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए ये तीन फार्मूले, एक तो ए हो गया, वी आई हो गया, और डी वी स्क्वायर आर, ये वाला नहीं। तो ये ऑप्शन इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सही हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है, विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है तो आई आर स्क्वायर नहीं प्रदर्शित करता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों विद्युत शक्ति के फार्मूले हैं। तीनों फार्मूले याद रखें, या फिर एक रखें, याद रखें, और ओम के नियम से यहाँ पे क्या किया गया, ध्यान से देखो। आई को चेंज के, या फिर आर की वैल्यू डाला गया है, वी बराबर आई आर ओम के नियम से होता है, तो आर बराबर क्या रखा गया है, आई इधर आ गया, वी बटे आई। तो जब इसमें आर की जगह पे वी बटे आई रखोगे, ध्यान से देखो, आई स्क्वायर इंटू आर की जगह पर क्या रखेंगे, वी बटे आई, तो आई से आई कट जाएगा, वी आई बचेगा, जो कि ये फार्मूला बन गया। ऐसे ओम के नियम से रख के तीनों फार्मूले निकाल लेते हैं, वैसे बेहतर होगा आप तीनों को याद रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन है। किसी धारावाही चालक के कारण उसमें आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। कह रहा है कि पहले आर के अनुक्रमानुपाती, आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती, आर के व्युत्क्रमानुपाती, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर आपको फार्मूला, वैसे फार्मूला तो ये 12th में दिया जाता है, लेकिन जब बताते हैं तो इसका फार्मूला हम बता देते हैं। 12th में आता है इसका, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर। या फिर अगर ये फार्मूले आपके टीचर ने नहीं बताया होगा तो इतना तो जरूर बताया होगा कि बी जो है आर के 1/r के अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप देखो, इसको पढ़ने का दो तरीका होता है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। इसको अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बोलते हैं, समानुपाती बोलते हैं। तो 1/r अगर आप पढ़ेंगे, बी क्या है, 1/r के अनुक्रमानुपाती है। या सिर्फ अगर आर बोलेंगे तो बी क्या है, आर के व्युत्क्रमानुपाती है। ध्यान से देना, कब अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, कब व्युत्क्रमानुपाती। अगर 1/r बोल रहे हैं आप तो फिर अनुक्रमानुपाती बोलेंगे इसे। अगर आर बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, बी यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, आर क्या है, उससे दूरी, जो दूरी दिया गया है, आर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या करेंगे, आर के, देखो ऑप्शन पहले है आर के अनुक्रमानुपाती, तो ये तो गलत हो गया, व्युत्क्रमानुपाती है। सी वाला ऑप्शन देखो ध्यान से, आर के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, आर के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अगर ये फार्मूला आपने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, 12th में पढ़ोगे, और इतना तो बताया होगा आपके टीचर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दो पार्ट है, दोनों दो दो नंबर के हैं, 4 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, तो दोनों को एक एक करके करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कारों में पश्च दृश्य दर्पण के लिए कौन से प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। पश्च दृश्य दर्पण के लिए कौन से प्रकार का दर्पण का प्रयोग करते हैं, तथा इसे हम क्यों वरीयता देते हैं। तो सबको पता होना चाहिए, किसी भी कारों में, क्या गाड़ी में, बाइक में, आपके बसों में, सब में जो है पीछे का रियर व्यू देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो पहला आंसर आपका ये हो जाएगा, कौन से प्रकार के दर्पण का उत्तल दर्पण प्रयोग करते हैं। अब इसे वरीयता क्यों देते हैं, मतलब वरीयता देने का मतलब क्यों उत्तल दर्पण ही क्यों यूज करते हैं, उत्तल क्यों नहीं यूज कर देते। तो इसका रीजन क्या होता है, देखो एक तो हम चाहते हैं जो हमें अपने जो भी गाड़ी हम ड्राइव कर रहे हैं, पीछे की जो वस्तुएं हैं, पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो हमें सीधी दिखाई दे। तो उत्तल दर्पण ऐसा है जिसमें वस्तु कहीं पर भी हो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब ही तो दिखाई देता है हमें दर्पण में, तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। और अगर प्रतिबिंब अवतल दर्पण मान लो यूज के लिए, तो उसमें देखा होगा आपने, अलग अलग केस बनते हैं सब में, और कहीं पे 5 केस में उल्टा बनता है, लास्ट में एक केस में सिर्फ सीधा बनता है। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा, उत्तल दर्पण। एक तो रीजन ये दे देंगे आप, वरीयता देने का कारण क्या है कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। एक तो ये रीजन हो गया, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। दूसरा रीजन क्या होगा, एक तो ये वाइड एंगल कवर करता है, देखा होगा छोटे से दर्पण में पूरा पीछे का रोड, क्योंकि वस्तु जो है इसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, तो इसको आप लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा छोटा बनता है, वस्तु कहीं पे भी रखी जाए प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, इसके कारण वह एक वाइड एंगल कवर करता है। अब वाइड एंगल को क्या बोलेंगे, जो भी बोलते हो देख लें, वाइड एंगल ही लिख दो। वाइड एंगल कवर करता है जिससे पूरी रोड कवर हो जाती है, हमें पूरे रोड पर कोई भी गाड़ी पीछे से आ रही हो तो दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो ये दो रीजन है।
बाकी आते हैं इस पे न्यूमेरिकल, 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये है। दूसरा पार्ट कह रहा है एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई दी गई है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 3 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई हम प्लस में लेते हैं। वस्तु अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु की दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो दर्पण वस्तु की दूरी हम क्या लेते हैं? माइनस में लेते हैं, 8 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या कह रहा है? जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा बनता है, आपको पता होना चाहिए। सीधा बनेगा तो ऊपर बनेगा। और ये जो हाइट ऑफ इमेज बन रहा है, एच आई, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच आई हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। और ये प्लस होगा कि माइनस? देखो चिन्ह के साथ रखेंगे तो कोई वैल्यू गलत नहीं होगी, हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगा। ये कैसे हमने पता किया? क्योंकि आभासी है, और आभासी कोई भी दुनिया का कोई भी प्रतिबिंब हो, अगर आभासी है तो सीधा ही बनेगा, और सीधा बनेगा तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, और ऊपर बनेगा तो प्लस लेंगे। आभासी प्रतिबिंब बनाती है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v ज्ञात करना है आपको, दर्पण की फोकस दूरी f ज्ञात करना है। चलिए अब क्या क्या देखिए, यहाँ से हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो आपको एक आवर्धन क्षमता वाला इस याद होना चाहिए, आवर्धन क्षमता वाला फार्मूला। एम इक्वल टू क्या होता है? दर्पण के लिए माइनस वी बाई यू होता है, और लेंस होता तो प्लस वी बाई यू होता है। तो यहाँ पे पहले हम आवर्धन क्षमता निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? देखो ध्यान से, क्योंकि एक माइनस वी बाई यू, और ये होता है एच आई अपान एच, बराबर एच आई अपान एच ओ। तो हमें वी यू तो पता है, वी नहीं पता, वी ज्ञात करना है। तो अगर एम पता चल जाए तो इसमें एम इक्वल टू माइनस वी बटे यू में से हम यू और एम की वैल्यू रख के वी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमें निकालना है। तो हम एम कैसे निकालेंगे? अगर ये वी और यू पता है तो ये वाला यूज करते हैं, और अगर वी और यू नहीं पता है तो एम बराबर एच आई बटे एच ओ डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो एम बराबर क्या करेंगे? एच आई बटे एच ओ। क्यों? दोनों दिया है एच आई एच ओ। तो एच आई कितना दिया है? 4.5, और नीचे कितना दिया है? एच ओ 3 सेंटीमीटर। तो एम बराबर क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा ये? 3 के 3, और 3 बचे 15, 1.5 आ जाएगा। 3 के 3, 1 बचेगा 15, 3 बचे 15, तो 1.5 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस की आएगी, क्योंकि दोनों प्लस के थे। ये भी प्लस का आएगा, प्लस 1.5। अब एम की वैल्यू इस फार्मूले में रखो इसमें, और यहाँ से वी की वैल्यू निकाल लो, जो कि पूछ रहा है हमें प्रतिबिंब की दूरी। एम बराबर माइनस वी बटे यू। एम की वैल्यू आ गई है 1.5 बराबर माइनस वी कितना है? वी तो हमें निकालना है। यू कितना है हमारा? यू दिया है -8, -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वी बराबर क्या हो जाएगा? आ, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 15, 8 × 5 = 40, और 8 के 8 × 4 = 12, 15 × 120। एक अंक पे दशमलव लगा दो। वी बराबर आ जाएगा प्लस का 12 सेंटीमीटर। ठीक है, वी की वैल्यू आ गई। एफ की वैल्यू, अब एफ की वैल्यू तो निकाल सकते हो, क्या दिक्कत है? एफ का फार्मूला लगाओ, दर्पण सूत्र यहाँ पे कर दूं मैं। 1/f = 1/v + 1/u। वी और यू जब पता है तो फिर एफ निकालने में क्या क्या दिक्कत है? 1/v + 12, और प्लस 1/u की जगह पे -8। ये ओवरऑल माइनस कर दे रहा हूँ मैं, प्लस इंटू माइनस माइनस। एलसीएम ले लो, जैसे तुम सॉल्व कर पाओ, एलसीएम लेके कर पाओ, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 8 इधर आ जाएगा, और 12 के 12 -12, और 12 अट्ठे कितना होता है? 12 अट्ठे 96, 8 - 12 -4 बटे 96। काट दो इसको, 4 दूनी 8, एक बचा 4 जो के 16, -1/24। रिवर्स कर दो दोनों को, दिख रहा है यहाँ तक? दोनों को रिवर्स कर देंगे। 1/f इधर ऊपर जाएगा f, और 24 जाएगा ऊपर -24। तो यहाँ से क्या करेंगे? f बराबर माइनस, ऊपर चला गया 24 सेंटीमीटर। दोनों आगे वैल्यू आपको v और f बताना था। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए एक बार, ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें भी दो पार्ट हैं, दोनों दो दो नंबर के हैं। ओवरऑल क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो पहला पार्ट है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? किरण आरेख द्वारा समझाइए, किस लेंस द्वारा यह दोष संशोधित किया जाता है? तो ये क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ मैं। चलो एक बार और फिर जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ।
लेकिन अगर आपने शुरू से सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, दो ही दोस्त हैं, निकट दृष्टि दोस्त और दूर दृष्टि दोस्त। मोस्ट प्रोबेबली दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो दोनों अच्छे से तैयार कर लें। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? ऐसा व्यक्ति, आप लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसा व्यक्ति या मनुष्य जो पास की वस्तु को क्लियर देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु उसे क्लियर दिखाई नहीं देती, यानी कि धुंधली दिखाई देती है। जब दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है तो उस दोष को हम क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इस दोष में क्या होता है? पास की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसको निवारण के लिए कैसे संशोधित किया जाता है? अवतल लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निवारण में। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब क्यों अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं ये भी देख लीजिए, या फिर किरण आरेख द्वारा समझाइए। किरण आरेख कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान से, कुछ ज्यादा करना नहीं है आपको। हमें आंख बना देनी है और आंख में क्या क्या बनाना है? एक तो लेंस बना देना और एक ऐसे करके ये रेटिना वाला पार्ट बना देना है। रेटिना हमें कब दिखाती है? जैसे उत्तल लेंस होता है हमारी आंख में, उत्तल लेंस। और जब आने वाली प्रकाश की किरणें जो वस्तु से टकरा कर आती हैं, आपतित किरणें लेंस पे पड़े और वो कहाँ पे जाके मिले? रेटिना पर मिले। रेटिना पर जब मिलती हैं तो प्रतिबिंब जब रेटिना पर बनता है तो रेटिना से ऑप्टिक नर्व लगी होती है, नसें जो दिमाग तक जाती है, तब हमें वस्तु क्लियर दिखाई देता है। अगर यही किरणें रेटिना के पहले मिल गई या रेटिना के बाद मिल गई तो हमें साफ नहीं दिखाई देगा वस्तु। उसी को हम दृष्टि दोष में पढ़ते हैं। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? ये जो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब पहले बन जाता है। प्रतिबिंब क्या होता है? पहले बन जाता है, रेटिना के पहले। इसमें कहाँ बनता है? इसको पॉइंट वाइज, जैसे एक पॉइंट ये लिख दिया, दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। अब क्या करेंगे? हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो कि इस जो अपवर्तित किरणें हैं इनको ले जाकर थोड़ा सा इनको दूर मिला दे, यहाँ पे लाके मिला दे रेटिना पर। तो देखो दो तरह के लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है? इसको अभिसारी बोलते हैं, ये किरणों को मोड़ देता है। अगर उत्तल लेंस यहाँ पे लगा दिया हमने तो ये तो और आगे मोड़ देगा, यहाँ कहीं पे मिल जाएगा। और अवतल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस का काम क्या होता है? ये अपसारी लेंस होता है, ये किरणों को दूर भेजता है ऐसे करके। ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे? अगर हम इसको एक अवतल लेंस यूज कर लें तो क्या होगा? ये जो आने वाली किरण थी यहाँ से ना मिलके यहाँ पे थोड़ा सा आगे आके मिल जाती हैं, यानी कि रेटिना पर मिल जाती हैं। ऐसे बना लेना अपना। ठीक है, ये किरण आरेख द्वारा समझा देंगे, किरण आरेख बना देंगे। और कौन सा लेंस यूज करते हैं? अवतल लेंस यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है, हमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना होता है, इसलिए एक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और किरण आरेख बना देंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? ये कई बार कर चुका हूं। इसका कारण होता है प्रकीर्णन, प्रकाश का। इसका कारण क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको लिखना भी पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, प्रकाश का परिणन मैंने कई बार बोला है, लिखाया है। आप चाहे अपने नोट्स से, अपने क्वेश्चन बैंक से लिख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें भी 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों 2-2 नंबर के हैं। तो पहला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन-किन बातों पर निर्भर करता है? अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है एक समान, चलो मान लो मैंने क्रॉस बना, क्रॉस का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या है? अंदर की तरफ। और इसमें एक धारावाही चालक रखा हुआ है ऐसे, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, जिसकी लंबाई L है। तो इस पर जो बल लगेगा, बल किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो इसका फॉर्मूला होता है F बराबर आई बी एल। अभी आप आई बी एल साइन थीटा होता है, 12th में पढ़ोगे, अभी इतना याद रखो। तो इसमें सीधा में लिखना है, चुंबक लगने वाला किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया धारावाही चालक पर लगने वाला बल F धारा I के समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र B के समानुपाती होता है और उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ इसका? समानुपाती का मतलब क्या होता है? धारा I के समानुपाती है, इसका क्या मतलब हम? इसका मतलब होता है कि जितनी ज्यादा धारा इसमें प्रवाहित करेंगे उतना ज्यादा चुंबकीय बल लगेगा। जितना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी कि जितना स्ट्रांग, जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ज्यादा बल लगेगा। लंबाई जितनी ज्यादा होगी तार की उतना ज्यादा बल लगेगा। इन तीनों बातों पर निर्भर करता है, इसको आपको लिखना भी है। एक तो ये बनाएंगे और इसके आगे लिखेंगे हम कि धारा के समानुपाती होता है, अर्थात वैद्युत धारा बढ़ाने पर चुंबकीय बल बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि इस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। तो नियम क्या होता है?
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम याद होगा आपको। बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम यूज करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम क्या होता है? अब इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं बार बार, कई बार हो चुका है ये क्वेश्चन, तो इतना बार रिपीट हो चुका है। देखो यही फायदा होता है, ये भी रिपीट हो चुका है। आप अगर एक साल के मतलब 2025 के सभी सेट सॉल्व कर ले, एक बार पेशेंस से धैर्य पूर्वक बैठ के जब सॉल्व कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, जब 2024 में के सेट सॉल्व करेंगे या 2023 के सेट सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, ज्यादातर क्वेश्चन आपको रिपीट वाले मिलेंगे। और आपको फिर जब वो आपसे सॉल्व होने लगेंगे तो आपका फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है उसमें। तो एक सेट आपको 2025 कंप्लीटली ध्यान से धैर्यपूर्वक बैठ के सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए आपको कितने सारे क्वेश्चन लगभग रिपीट वाले मिलेंगे। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम किस लिए यूज करते हैं? चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। क्या होता है कि अगर हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यिका तीनों उंगलियों को परस्पर लंबवत संयोजित करें, तथा ये तर्जनी वाली, ये बीच वाली उंगली को हम बीच नहीं, तर्जनी को हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें और मध्यिका को धारा आई की दिशा में रखें, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, इसको लिख देना है। मैंने बोल भी दिया है, आप अंगूठा अंगूठा आप ड्राइंग बनाना जानते हैं तो अंगूठा बना देंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, ये बनवाया था मैंने जब एक पहले स्टार्टिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? एक 25 ओम का प्रतिरोधक 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, प्रति मिनट जूल में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की गणना कीजिए। तो देखो एक बहुविकल्पीय में आया था, ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, यू से लिख दें हम या फिर ई से लिख लो। तीन फार्मूले मैंने बताया था। हीट, ऊष्मीय ऊर्जा को हम चलो एच से लिख देते हैं। तो क्या होता था, आई स्क्वायर आर, यहाँ पे टी अगर लिखना चाहो, चलो टाइम अगर दिया है कितने टाइम में, तो आई स्क्वायर आर टी, या फिर वी स्क्वायर बाई आर टी, या फिर वी आई टी। यहाँ पे अगर प्रति सेकंड बोल देता है, एक सेकंड में, तो हम टी को एक सेकंड रख देंगे, या फिर जो भी टाइम जितने टाइम में निकालने को कहेगा हम टी की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे प्रति मिनट बोला है तो हम टाइम को सेकंड में रखेंगे ना, 60 सेकंड रख देंगे। तो कितना दिया, क्या क्या दिया है, आर की वैल्यू दिया है हमें 25 ओम, और विभव विभवांतर दिया है, कितना वोल्ट लगाया जा रहा है, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जा रहा है इसे। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन दी गई, हमें एच निकालना है। तो कौन कौन किस में आ रहे हैं, देखो वी और आर इसमें आ रहे हैं। तो तीसरा वाला फार्मूला, टाइम भी दिया है ना, टाइम कितना दिया है, प्रति मिनट का रहा है, प्रति का मतलब होता है एक मिनट में। तो एक मिनट इसको हम सेकंड में बदलेंगे तो एक मिनट में हो जाता है 60 सेकंड, यानी कि टाइम दिया है हमें 60 सेकंड। ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, एच बराबर वी स्क्वायर बटे आर टी। वी स्क्वायर, वी कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, बटे आर प्रतिरोध है कितना 25, और टी समय कितना दिया है 60। इसी को सॉल्व कर लेना है। तो चाहो तो इसमें डिवाइड करना 25 से आसान होगा। 25 दूनी 50, आप जैसे भी सॉल्व करना चाहते हो कर लो। 25 दूनी 50, 10 बचा है, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 100 हो जाएगा। 25 चौके 100, तो कितना आ गया, एच बराबर 144 गुणे 2.4। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। चाहो तो ऐसे कर लो या फिर साइड में कहीं पे लिख के कर लो। 144 गुणे 2.4, 24 से करो, जहाँ भी आएगा एक अंक पे दशमलव लगा देना। 4 चौके 16, 4 चौके 16 एक 17, और 4 के 4 एक 5, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 के 2, 6 8 7 15, और 8 5 13 एक 14, और 2 एक 3, एक अंक पे दशमलव, क्योंकि एक अंक पे लगा हुआ है तो 345.6। एच बराबर कितना हो जाएगा 345.6। इसमें ऊर्जा है तो जूल मात्रक होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी दो पार्ट रहते हैं, एक ही करना होता है, अथवा करके होता है। तो पहले हम 24 कर लें, फिर इसका अथवा वाला पार्ट करेंगे। एक सर्किट बना हुआ है जिसमें इस तरीके से प्रतिरोध लगे हुए हैं, 5 प्रतिरोध, 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम, इस तरह के प्रतिरोध लगे हैं। उनसे रिलेटेड तीन क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। क्या क्या है क्वेश्चन, कि पहला है परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी कि तुल्य प्रतिरोध जिसको हम कहते हैं ना, तो तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। अब और दूसरा, परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर। तो पहला काम करते हैं, कुल प्रतिरोध निकालते हैं। तो कुल प्रतिरोध आपको देखिए ध्यान से, ये दोनों समांतर में है और ये तीनों समांतर में है। ठीक है, क्यों समांतर में, इन तीनों का एक प्रतिरोध जो है, एक सिरा जो है एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ है, और दूसरा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ये पॉइंट है ए, यहाँ पे पॉइंट है बी, यहाँ पे पॉइंट है सी, तीन पॉइंट भी दिए गए हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को समांतर में करेंगे, सॉल्व करेंगे, इन तीनों को समांतर में करेंगे। तो लिखेंगे पहले
प्रतिरोध प्रतिरोध 10 ओम व 40 ओम समांतर क्रम में है। तो 10 और 40 समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में होता है तो कैसे निकालते हैं प्रतिरोध का? 1/R1 प्लस 1/R2 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? 1/R1 प्लस 1 और अगर दो हैं तो सीधा हम यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे? तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा? R1 R2 दोनों ऊपर गुणा करेंगे, नीचे R1 प्लस R2। तो सॉल्व कर लो। R1 R2 10 गुणे 40 बटे 10 प्लस 40 दोनों को जोड़ देंगे। ऐसे रहने दो, अभी 10 गुणे 40 ऐसे रहने दो और 10 प्लस 40 कितना, या फिर यहीं पे करो। देखो ऊपर गुणा करना है, नीचे दोनों को जोड़ना है, तो 10 और 40 कितना हो जाएंगे? 50। एक जीरो से जीरो हटाओ, 5 दूनी 10, 2 चौके 8 ओम। यानी कि इन दोनों की जगह पे हम एक 8 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। ठीक है, इन तीनों को फिर से सॉल्व करते हैं। 20 ओम 30 ओम व 60 ओम इसमें है, समांतर क्रम में है। दिख रहा होगा, समांतर क्रम में है। अब तीनों समांतर क्रम में है अगर, तो अब ये फार्मूला तो हम दो के लिए ही लगा सकते हैं, तो बस बेहतर होगा ये वाला फार्मूला लगे। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये वाला फार्मूला। 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? 1/R1 की जगह पे हम क्या करें, यहाँ पे कर लें, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगी। 1/R1 की जगह पे 20 ओम प्लस 1/R2 की जगह पे 30 और प्लस R3 की जगह पे 60 ओम। 1/R इक्विवेलेंट बराबर, इन तीनों का एलसीएम देखेंगे तो 60 ही आएगा, तो 60 एलसीएम ले लेंगे। 20 या 60 3 प्लस 30 दूनी 60 2 प्लस 60 इक्के 60 1। इतना सॉल्व करना आपको आना चाहिए। 3 2 5 1 6, 6 बटे 60, 1 के 6, 6 दाम में 60, यानी कि कितना आ गया? 1/10। अभी ये 1/R इक्विवेलेंट आया है 1/10, तो दोनों को रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे तो R इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा और 10 ऊपर जाएगा, तो क्या आ जाएगा? R इक्विवेलेंट बराबर 10 ओम। अब क्या समझ में आया कि इन तीनों की जगह पर हम एक प्रतिरोध लगा सकते हैं, कितने ओम का? 10 ओम का। तो एक बार फिर से सर्किट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट 10 और 40 की जगह पर क्या लगाएंगे? 8 ओम। और यहाँ पे क्या लगाएंगे? पॉइंट बी है यहाँ पे, इन तीनों की जगह पर क्या लगाएंगे? 10 ओम। 10 ओम। अब बैटरी कितने की है? 18 वोल्ट की। ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे, सेम धारा जा रही है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, सीधा सीधा दिखेगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इन दोनों का? सीधा मैं लिख दे रहा हूँ, आप अलग से लिख देना कि 8 और 10 ओम श्रेणी क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध 8 प्लस 10, 8 प्लस 10 श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं तो 18 ओम। तो सीधा सीधा एक सर्किट बनेगा, हमें एक प्रतिरोध लगाएंगे 18 ओम और 18 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, पहले सवाल का आंसर ये हो जाएगा आपका 18 ओम। क्या था? परिपथ का कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, ये पहला आंसर हो गया आपका 18 ओम। दूसरा में क्या कहते हैं? परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो दूसरा प्रवाहित कुल धारा, तो धारा क्या हो जाएगा? आई बराबर वी, वी बराबर आई आर होता है ना, तो आई बराबर वी बटे आर। लेकिन आर कौन सा? तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे 5 प्रतिरोध हैं, तो यहाँ पे कौन सा प्रतिरोध रखेंगे? आर इक्विवेलेंट, जो फाइनल हमारा कुल प्रतिरोध आया है वो। तो वी कितना दिया है? 18 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो वी 18 हो जाएगा और तुल्य प्रतिरोध आया 18, तो 18 के 18 आ जाएगा 1 एम्पियर। कितनी धारा प्रवाहित होगी? 1 एम्पियर। दूसरा जवाब मिल गया। तीसरा क्या करना है? तीसरा बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर, ए और बी का बीच का विभवांतर। तो यहाँ पे इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आया था? 8 ओम। ए और बी यहाँ पे, यहाँ से देखना, इसीलिए सर्किट बनाते हैं, क्योंकि बीच में से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो सर्किट हमारी हेल्प करती है। ए और बी के बीच में ये सी था, 8 ओम लगा हुआ है। यहाँ का अगर हमें निकालना है वो विभवांतर, तो वी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। और बैटरी से कितना करंट, कितना निकल रही है धारा? परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा 1 एम्पियर का, तो बैटरी से 1 एम्पियर निकलेगा, 1 एम्पियर ऐसे निकलेगा। और 1 एम्पियर इस प्रतिरोध से होकर कितनी धारा जा रही है? 1 एम्पियर की जा रही है। और प्रतिरोध कितना? 8, तो वी बराबर आई आर कर देंगे। यहाँ पे कर दे रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन, वी बराबर आई आर। ये ध्यान देना है कि इस वाली ब्रांच में ए और बी के बीच धारा कितनी प्रवाहित हो रही है।
है ना? तो धारा कितनी प्रवाहित हो रही थी? 1 एम्पीयर, और आर कितना आया था? 8 ओम। तो V बराबर क्या हो जाएगा? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट, ये तीसरा आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा वाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा वाला पार्ट। इसमें 3 पार्ट है, 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2-2 नंबर के तीनों हैं। तो जो पिछला क्वेश्चन नंबर 24 किया था, एक ही सर्किट में 3 क्वेश्चन निकालने थे, 3 पार्ट थे उसके, तीनों 2-2 नंबर के, मतलब 6 नंबर के थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट है कि एक धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न बनाइए। कितनी बार कर चुके हैं, फिर भी बना दे रहा हूं मैं एक बार। वृत्ताकार लूप बनता है, संकेंद्रीय वृत्त बनते हैं, यहाँ पे अंदर की तरफ होता है ऐसे करके। अब 2-3 वृत्त बना दो। इनका केंद्र कहाँ पे होता है? तार पे होता है। इधर अंदर की तरफ होता है, ये केंद्र हो जाता है, सेंटर। और यहाँ पे क्रॉस बना देते हैं, अंदर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे डॉट बना देते हैं, बाहर की तरफ आ रहा है। ऐसे होता है ना, दाहिने हाथ के अंगुश के नियम कैसे घुमाते हैं, यहाँ अंदर और यहाँ बाहर। दूसरा पार्ट बस नहीं बनाना था इसमें। दूसरा क्या है, विद्युत चुम्बक क्या होता है, इसके 2 उपयोग लिखिए। तो आपने पढ़ा होगा धारावाही परिनालिका, पढ़ा है कि नहीं? इसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बक। धारावाही परिनालिका को ही विद्युत चुम्बक कहते हैं। परिनालिका को ही लिख लेना आप, धारावाही परिनालिका। इसको मैं फिगर बना दे रहा हूँ और उपयोग लिख दूंगा इसके। फिगर कैसे बनेगा? एक बेस होता है पहले, बेलनाकार विद्युत रोधी बेस होता है, आधार होता है इसका, जिसके ऊपर क्या होता है? तांबे के तार बहुत पास पास लपेटे गए होते हैं। तो आप फिगर जरूर बना देना इसका। 2 नंबर का है, सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। मान लो इधर से धारा जा रहा है, इधर से धारा वापस आ रही, तो क्या होता है, जब किसी धारावाही मतलब चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र, अगर मान लो इधर एक तरफ नॉर्थ बनता है, एक तरफ साउथ, तो अगर इधर से इधर जा रहा है तो कुछ इस तरीके से नॉर्थ से निकलता है, उत्तरी ध्रुव से निकलता है, साउथ दक्षिणी ध्रुव में जाता है ना, तो पढ़ा होगा। और अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। इसको क्या हम बोलते हैं? धारावाही प्रणालिकाओं को ही हम बोलते हैं विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक। बस इतना लिखना है, फिगर बनाना है। अब उपयोग क्या होते हैं इसके? 2 उपयोग। तो देखो, कहीं भी जहाँ पे आपके दिमाग में मोटर यूज होता है, हर मोटर में ये चीज पाई जाती है। आपने देखा होगा, इसको हम बोलते हैं, सुना होगा, जब आपका फैन खराब हो गया, मोटर खराब हो गया, वाइंडिंग की जाती है ना। तो वाइंडिंग करने में इसका वाइंडिंग क्या, मोटर में लगे होते हैं बहुत सारे लूप, ऐसे बने होते हैं इस तरीके से। ये तो हमने एक सिंपल तरीका पढ़ा है ना, मोटर में अलग अलग जहाँ पे जैसा यूज होता है वैसे बनाया जाता है। तो एक तो हो गया विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर में। दूसरा एक यूज होता है ये डोरबेल्स में। चुंबकीय बल लगता है, चुंबकीय बल के कारण जब से जैसे हम बटन प्रेस करते हैं डोरबेल में, तो करंट फ्लो होता है, उसमें करंट सप्लाई पूरी होती है, और करंट फ्लो होने के कारण वो जाके उसमें तार जब टच होता है तो फिर आवाज, उसमें बजर साउंड आता है। एक क्या बोलते हैं इसको, डोरबेल ही लिख दे रहा हूँ मैं, विद्युत घंटी बोलते हैं ना इसको, हाँ, विद्युत घंटी, डोरबेल जैसे कहते हैं। और एक यूज होता है आपका, जो घर में यूज करते हैं, इंडक्शन चूल्हा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? इंडक्शन, तो बोल दो इंडक्शन चूल्हा। उसमें आप कभी बिगड़ा हो, कभी बनवाने गए हो तो देखेंगे ऐसे स्पाइरल बना रहता है वायर का। ठीक है। तो तीसरा पार्ट 2 ही लिखना है, 2 ही 2 लिख लीजिए। तीसरा पार्ट, विद्युत चुम्बक या अस्थायी चुम्बक से कैसे भिन्न होता है? एक तो हो गया ये विद्युत चुम्बक, और अस्थायी चुम्बक जो लैब में देखा होगा आपने, या यूज करते हैं, एक बार मैग्नेट से एक तरफ नॉर्थ लिखा होता है, एन लिखा होता है, एक तरफ ऐसे, इसे हम अस्थायी चुम्बक बोलते हैं। या फिर जो आप लोग यूज करते हैं घरों में, देखा होगा स्पीकर में पीछे लगा रहता है ना, वो सब क्या है, अस्थायी चुम्बक। और ये जो परिनालिका बनाई जाती है, ये भी चुम्बक की तरह काम करती है। भिन्न कैसे होता है? जैसे मान लो इसमें भी यही नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, और अंदर साउथ से नॉर्थ, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये दोनों देखो, देखने में तो चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल सेम लग रहा है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? इसमें ध्रुव विद्युत चुम्बक में हम अगर वैद्युत धारा बढ़ा दें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या अंतर है? पहला अंतर लिखेंगे, विद्युत चुम्बक में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लो, लिखवाया है वैसे, हालांकि आया हुआ है। विद्युत चुम्बक में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा को बढ़ा या घटाकर बढ़ाई या घटाई जा सकती है। यानी कि
अगर ये अस्थायी चुंबक तो इसका चुंबकीय क्षेत्र फिक्स होता है, इसमें हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसमें बदलाव नहीं कर सकते इसके चुंबकीय क्षेत्र में अस्थायी के। लेकिन अगर विद्युत चुंबक है हमारे पास, हम धारा के मान को बढ़ाकर, अगर हमें ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत है तो धारा के मान को बढ़ा लेंगे, कम की जरूरत है तो धारा के मान को घटा लेंगे। यानी कि धारा के मान को बढ़ाकर घटाकर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में बदलाव किए जा सकते हैं विद्युत चुंबक में। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा क्या होता है, इसमें हम ध्रुव भी बदल सकते हैं। जैसे अभी धारा इधर से इधर जा रही है, तो ये नॉर्थ उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अगर हम धारा को इधर से इधर प्रवाहित कर दें, उल्टी बैटरी जोड़ दें, तो क्या होगा, इधर उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, इधर दक्षिणी ध्रुव। तो विद्युत चुंबक में धारा की दिशा को बदलकर ध्रुव भी बदल सकते हैं। इसमें नहीं, अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ ही रहेगा, ये साउथ है तो साउथ ही रहेगा। ये दो अंतर हैं, आप दोनों अंतर लिख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये फिजिक्स वाला पार्ट आपका कंप्लीट होता है सेट 5। नेक्स्ट सेट में मिलते हैं सेट 6 में।